सेंट्रल मॉडर्न बीएड कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में पुनः आपका स्वागत है। हम विश्व के इतिहास की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें आज हम जर्मनी के एकीकरण का अध्ययन करेंगे कि जर्मनी किस प्रकार से एक राष्ट्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अगर हम जर्मनी की जब बात करते हैं तो जर्मनी जैसा कोई राष्ट्र भौगोलिक स्थिति के रूप में कोई राष्ट्र था ही नहीं, ना ही कोई एक ऐतिहासिक कोई उनकी ऐसी पृष्ठभूमि रही है जैसे कि भारत की रही है। जैसे भारत को हम प्राचीन काल से भारत भूखंड की एक व्याख्या का एक उल्लेख मिलता है कि इस प्रकार का क्षेत्र है वो भारत है, वैसा कोई जर्मनी के रूप में नहीं था। और जर्मनी के एकीकरण की अगर हम बात करें कि किस प्रकार से 18वीं शताब्दी से में एक यूरोप के अंदर एक राष्ट्रवाद की लहर फैली और उस राष्ट्रवाद की लहर के फलस्वरूप हम देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसी फ्रांसीसी क्रांति से यूरोप के विभिन्न राष्ट्र में राष्ट्रवादी भाव जागृत हुए और उसी नेपोलियन ने जिस प्रकार से फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय किया या उससे पहले हो गया है वो, लेकिन उसने जब एक के बाद एक यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की और उस विजय के परिणाम स्वरूप ही हम देखते हैं कि नेपोलियन को जब पढ़ा तो स्पेन में किस प्रकार से राष्ट्रवाद के भाव जागृत हुए और स्पेन ने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर किस प्रकार से नेपोलियन को, तो वो जो राजनीतिक जागृति और राष्ट्रवाद के जो भाव उत्पन्न हुए तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के भावना जागृत होती है और राष्ट्रवाद की कहें तो राष्ट्रवाद की भावना के परिणाम स्वरूप इन नवीन राष्ट्रों का उदय हुआ जो मुख्यतः पहले उनका कोई अस्तित्व नहीं था। जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी के एकीकरण से पूर्व जर्मनी कई छोटी बड़ी रियासतों में विभाजित था। मुख्यतः वह लगभग 300 छोटी बड़ी रियासतें थी। उन रियासतों में कोई आपसी जो कहें कि किसी प्रकार का मिलाने वाला तत्व था, ना भाषा की एकता थी, ना उनमें कोई सामाजिक एकता थी, ना आर्थिक एकता थी, यानी सभी तरह से वो एक दूसरे से बिखरे हुए थी। बस उनका एक सम्राट के प्रति अपनापन का भाव था, वो एकता के सूत्र में था, बाकी उनमें किसी प्रकार की कोई एकता जैसी या जर्मनी के राष्ट्र राज्य बनने जैसी कोई भाव नहीं दिखाई देते। लेकिन जर्मनी एक राष्ट्र बना। जर्मनी के राष्ट्र बनने के समय अगर हम देखें तो जर्मनी 300 लगभग छोटी बड़ी रियासतों में था और उसको मुख्यतः हम 3 भागों में बांट सकते हैं कि उत्तरी जर्मनी, मध्य और दक्षिणी जर्मनी। अगर हम बड़ी रियासतों की बात करें तो उत्तरी जर्मनी में अगर हम देखें तो पर्सा है, सैक्सनी है, ये प्रमुख वहाँ के अगर देखें तो राज्य रहे हैं। पर्सा है जर्मनी में पर्सा सबसे शक्तिशाली राज्य रहा। पर्सा है क्या नाम इसका, सैक्सनी है, हनोवर है, फ्रैंकफर्ट है और मध्य में सामान्यतः जर्मनी के बीच की से जो नदी निकलती है राइन नदी, तो राइन नदी वाला जो क्षेत्र है वह जर्मनी का मध्य भाग था। और अगर दक्षिण भाग में बात करें तो गुटेनबर्ग है, बवेरिया है, बादेन है, ठीक है ना, ये प्रमुखतः वहाँ आके राज्य रहे। इन सब में जो सर्व प्रमुख और शक्तिशाली जो राज्य था वह था पर्शिया का राज्य। तो इन सब राज्य लगभग 300 रियासतों को मिलाकर जर्मनी का एकीकरण हुआ। इस जर्मनी के एकीकरण में जो प्रमुख बाधाएं हैं उन बाधाओं को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख बाधा कौन कौन लोग थे या क्या क्या बाधाएं उनमें थी। तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी जो बाधा थी वो थी ऑस्ट्रिया। जर्मनी या एकीकरण में क्या जो जर्मनी जो राष्ट्र बना
उसकी अगर हम सब थोड़ी सी पहले बात करें तो उसकी एक बहुत बड़ी देन, जो राष्ट्र बनने की देन है, वो नेपोलियन रहा है। क्योंकि नेपोलियन ने जर्मनी के बहुत सारे प्रदेशों को जीतकर उनमें उनको एक संघ बनाया, ठीक है, और उस संघ से बहुत कुछ प्रभाव पड़ा जर्मनी के लोगों पर। और उसी संघ ने, वो संघ सामान्यतः कोई राजनीतिक या राष्ट्रवादी भाव के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए एक शुल्क संघ बना, जैसे जोल्वेराइन शुल्क संघ बना 1818 में पर्सा की पहल पर। और 1818 से 1834 तक जर्मनी के प्रमुख राज्य उसमें मिल गए। और जो ये एक प्रकार का शुल्क संघ था, यानी आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उसमें क्या आया था, उनको टैक्स देना पड़ता था बॉर्डर पार होते ही, सीमा शुल्क। तो उन सीमा शुल्कों को हटा दिया गया। अलग अलग राज्यों की अलग अलग मुद्राएं थी, वो हटा दी। इससे क्या हुआ, आर्थिक एकीकरण हुआ। और इस आर्थिक एकीकरण ने ही जर्मनी को राजनीतिक जागृति के रूप में राष्ट्रवाद के भाव भर दिए। और इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, वो सिर्फ एक आर्थिक उद्देश्य था। और नेपोलियन ने भी जब इटली का एकीकरण किया तो उसमें भी कोई उसका उद्देश्य राजनीतिक नहीं था कि उसे कोई जर्मनी जैसा राष्ट्र बनाना, लेकिन उसके पीछे बाद में के समय में जाकर जर्मनी एक राष्ट्र बना। तो हम जर्मनी के एकीकरण की बाधाओं को आज देख रहे हैं। तो जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधा थी, वह थी ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी का पड़ोसी राज्य है पर्सा के साथ। तो जब नेपोलियन ने जर्मनी के या यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों को जीता, तो नेपोलियन ने जर्मनी के उन क्षेत्रों को जीतने के बाद वहाँ पर एक राइन संघ बनाया था। और उस राइन संघ में प्रमुखतः जो दो रियासतें थी या राज्य थे, उसमें एक पर्सा था और दूसरा ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया पावरफुल था, शक्तिशाली था, और इसलिए ऑस्ट्रिया हमेशा राइन संघ में अपना वर्चस्व रखता था। ऑस्ट्रिया की शक्ति जब भी बनी रहती थी जब जर्मनी के विभिन्न रियासतें अलग अलग बंटी रहे, और अगर वो सभी संगठित हो जाएगी तो ऑस्ट्रिया का महत्व खत्म हो जाएगा। तो अतः सबसे पहली जो जर्मनी की बाधा थी वह थी ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। क्योंकि अगर जर्मनी का एकीकरण होगा तो राइन संघ में ऑस्ट्रिया का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि वह उससे नहीं पूछा जाएगा फिर उसका। तो वह हमेशा ऑस्ट्रिया चाहेगा कि जर्मनी कभी संगठित नहीं हो, ना ही राष्ट्र राज्य बने। दूसरी जो, अगर हम जर्मनी के एकीकरण की अगर बाधा की बात करें तो दूसरी बाधा थी फ्रांस। फ्रांस, नेपोलियन ने ही जर्मनी के एकीकरण का एक मार्ग प्रशस्त किया, इसीलिए जर्मनी के एकीकरण का जो जन्मदाता है वह नेपोलियन को माना जाता है। तो जर्मनी के एकीकरण फ्रांस किस प्रकार से नाराज हो सकता है या फ्रांस किस प्रकार से बाधा हो सकता है, क्योंकि फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था। तो फ्रांस कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बॉर्डर पर एक शक्तिशाली राज्य स्थापित हो, इसलिए फ्रांस भी एक बाधा था जर्मनी के एकीकरण की। तीसरी बाधा थी जर्मनी के एकीकरण में इंग्लैंड। इंग्लैंड भी एक औपनिवेशिक शक्ति वाला देश था और यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों पर उसका अधिकार था। तो इसी बहाने उसने जर्मनी के हनोवर प्रांत में हस्तक्षेप कर रखा था। तो इंग्लैंड को ये इस बात से उसकी पूरी जानकारी थी कि अगर जर्मन राष्ट्र बनेगा तो उसे हनोवर प्रांत छोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ब्रिटेन भी, इंग्लैंड भी बाधा था। तो पहली बाधा ऑस्ट्रिया, दूसरी बाधा फ्रांस, तीसरी बाधा ब्रिटेन। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये तीन प्रमुख बाधाएं थी। इसके अतिरिक्त भी अगर हम देखें तो चौथी बाधा के रूप में अगर हम देखें तो पोप धार्मिक रूप से ईसाई धर्म का सर्वोच्च था,
रोम इटली वाले क्षेत्र में, इटली भी इसी के साथ साथ एकीकरण हो रहा है इटली का भी। अभी हम जर्मनी की जो बातें देखेंगे उसके बाद में इटली को पढ़ेंगे। तो इटली रोम में पोप बैठता था। तो पोप जो सामान्यतः था वो आपको ईसाई धर्म सुधार आंदोलन पढ़े, उसमें 2 भागों में डिवाइड हो गया। तो कैथोलिक पंथ को मानने वाले बहुत सारे लोग जर्मन में पूरे विश्व में रहते हैं, वैसे जर्मन वाले क्षेत्र में रहते थे। तो जर्मनी को हमने बड़े बड़े अभी जो बात की कि 3 भागों में, तो मध्य वाला जो भाग था जर्मनी उसमें सीधा पोप या कैथोलिक पंथ को मानने वाले लोग थे, तो वहाँ पर भी उसका प्रभाव था। तो पोप भी नहीं चाहेगा कि इटली का एकीकरण नहीं, जर्मनी का एकीकरण हो गया। अगर जर्मनी का एकीकरण पोप के नेतृत्व में हो जब तो स्वीकार है, लेकिन अगर वो राजनीतिक रूप से किसी राजा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हो और पोप के अधिकारों पर या उसके जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों को अगर राजनीतिक रूप से किसी राज्य के साथ मिला दिया जाएगा तो पोप भी नहीं चाहता था। तो धार्मिक रूप से भी उनको समर्थन नहीं था। अगली अगर हम बात करें समस्या की इनकी, तो अगर पर्सा के अतिरिक्त कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं था जिसके पास बहुत अधिक सैनिक शक्ति हो। तो जर्मनी के लोगों के पास कह लें या राज्य के पास कहें एक शिथिल सैनिक शक्ति थी। तो उस सैनिक शक्ति के बल पर ही जर्मनी का एकीकरण हुआ, लेकिन उस सैनिक शक्ति में किस प्रकार से वृद्धि हो उसके लिए योग्य सेनापति, प्रधानमंत्री या राजा की जरूरत होती है। और वो सब अगर इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो हो सकता है, अन्यथा बड़ा मुश्किल कार्य। तो एक सैनिक शक्ति, शिथिल सैनिक शक्ति भी एक बाधा थी जर्मनी के एकीकरण की। फिर अगर हम बात करें तो बहुत सारे राष्ट्रों का निर्माण होता है राजनीतिक जन जागृति से। तो उस समय तक तत्कालीन जर्मनी में इतनी अधिक कोई राजनीतिक जन जागृति भी नहीं हुई थी कि लोगों में अधिक से अधिक राष्ट्रवाद उत्पन्न हो गया और जो लोग भीड़ की भीड़, जैसे फ्रांस में हमने देखा कि बास्तिल के दुर्ग का किस प्रकार से पतन कर दिया, वैसी जन जागृति भी नहीं थी। धीरे धीरे हुआ जन जागृति, एकीकरण में बड़ा योगदान रहा जन जागृति का भी, ठीक है, बौद्धिक वर्ग का भी। उसको सहायक तत्वों में अगले वीडियो में करेंगे। तो और नेक्स्ट अगर हम देखें तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जर्मनी की जो जितनी भी रियासतें थी वो आर्थिक रूप से, पांथिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कहें कि अलग अलग थी, वो एक साथ नहीं थी। तो उनमें बहुत अधिक विभेद था। अधिक भाषा होने से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ उसका मेल मिलना बड़ा मुश्किल कार्य था। लेकिन इस मुश्किल कार्य को भी, दुष्कर कार्य कहते हैं, मुश्किल कार्य कहें, इस मुश्किल कार्य को भी आगे लोहे और रक्त की नीति के साथ बिस्मार्क ने कर दिखाया। तो मुख्यतः ये समस्याएं थी जर्मनी के एकीकरण की। सर्वप्रमुख जो जर्मनी के एकीकरण की समस्या थी वो थी ऑस्ट्रिया, दूसरी समस्या थी फ्रांस, तीसरी समस्या थी ब्रिटेन, रूस भी समस्या ही था, रूस भी नहीं चाहता था, ठीक है। चौथी जो समस्या थी जो हम देखते हैं सामान्यतः जिसमें जन जागृति ले सकते हैं। फिर पांचवी छठी अगर समस्या हम लें तो उसमें है सामाजिक है, राजनीतिक है, धार्मिक है, वो विभेद था। किसी भी प्रकार से 300 रियासतों में कोई एक जाति, धर्म, भाषा, वर्ग ऐसा नहीं था जो एक दूसरे को जोड़ सकता था। तो इस प्रकार से जर्मनी में बहुत अधिक विविधता थी। उन विविधताओं को एक साथ संगठित करना निस्संदेह एक बहुत मुश्किल कार्य था। तो ये थी जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। कल हम अगले वीडियो में हम देखेंगे जर्मनी के एकीकरण के सहायक तत्व और उसके बाद जर्मनी के एकीकरण के चरण।